हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, ये हमारा 10वां अध्याय है मानव बस्ती। इससे पहले इसी अध्याय में हमने जो ग्रामीण बस्तियां थी उनके बारे में पढ़ा था कि ग्रामीण बस्तियों को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन से हैं, ग्रामीण बस्तियों के सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज जो हमें इससे आगे का सिलेबस जो अपना करना है ये है हमारा नगरीय बस्ती। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो नगरीय बस्तियाँ हैं वो कैसे डेवलप हुई हैं, कैसे वो विकसित हुई हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, क्या क्या समस्याएं आई हैं, कौन से बड़े बड़े नगर हैं। तो इन सभी को देखते हुए आगे बढ़ना है। तो देखते हैं यहाँ पर तीव्र नगरीय विकास एक नूतन परिघटना है। तीव्र मतलब तेज गति से, नगरीय मतलब नगरों का विकास, जो विकास हो रहा है एक नूतन मतलब नई परिघटना है, एक नई घटना उभर कर हमारे सामने आई है। कुछ समय पूर्व तक बहुत ही कम बस्तियां कुछ हजार से अधिक निवासियों वाली थीं। कुछ समय पहले क्या था कि बहुत ही कम बस्तियां थीं और उनमें जो लोगों की संख्या थी वो भी हजारों में थी, हजार से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई ऐसे थी। जो प्रथम नगरीय बस्ती लंदन नगर की जनसंख्या लगभग 1810 ईस्वी तक 10 लाख हो गई थी। यहाँ पर देखिए ये बताया गया कि जो प्रथम नगरीय बस्ती, जो सबसे पहली नगरीय बस्ती बसाई गई थी, कहाँ पर बसाई गई? लंदन नगर में बसाई गई, जिसकी जनसंख्या कितनी थी? 10 लाख से ज़्यादा हो गई थी। और कब तक हो गई थी? 1810 ईस्वी की बात है कि जो पहला नगर बसाया गया था लंदन नगर, उसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी। टाइम पीरियड क्या था? 1810 ईस्वी का था। तो ये आपका 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि सबसे पहले बसाई गई नगरीय बस्ती कौन सी थी। तो प्रथम नगर कौन सा था? हमारा लंदन नगर था। 1882 में विश्व में करीब 175 नगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले थे। 1982 की बात हो रही है कि 1982 में जो विश्व था, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है कि वहाँ पर 175 नगर ऐसे थे जिनकी जनसंख्या 10 लाख से भी ज़्यादा थी। 1800 में विश्व की केवल 3% जनसंख्या नगरीय बस्तियों में निवास करती थी। और 1800 की बात है, 1982 में 175 नगर हो गई और 1800 तक की जो बात हो रही है कि विश्व में केवल 3% जो जनसंख्या थी वो नगरों में निवास करती थी, यहाँ पर निवास करती थी, जबकि वर्तमान समय में 54% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। 1800 की बात है कि सिर्फ 3% निवास कर रही थी और अब की बात है, रिसेंट की बात करें तो 54% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? नगरों में निवास करती है। और बाकी की जो जनसंख्या वो कहाँ निवास करती है? ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। उसके बाद आगे देखते हैं नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। जो नगरीय बस्तियां हैं उनको कैसे बांटा गया है? नगरीय क्षेत्रों की परिभाषा एक दूसरे देश से भिन्न होती है कि एक देश में कोई भी मापदंड लिया जा सकता है जिसके आधार पर नगरों का विकास किया जाता है, उनको बसाया जाता है, कैसे प्लानिंग की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हर देश की भिन्न भिन्न होती है। वर्गीकरण के कुछ सामान्य आधार: जनसंख्या का आकार। यहाँ पर एक क्या लिया गया है मापदंड? जनसंख्या का आकार, कि जनसंख्या के आधार पर जितनी जनसंख्या होगी उसी के आधार पर उसको माना गया है। मनुष्य द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय। अब दूसरा क्या है? लोगों के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं। तीसरा है प्रशासनिक ढांचा, कि वहाँ पर जो शासन चलाया जा रहा है उसके आधार पर। अब देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है हमारा जनसंख्या का आकार। तो यहाँ पर जो इसमें बात की थी जनसंख्या का आकार आ गया है। नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए अधिकतर देशों ने इसी मापदंड को अपनाया है। मैक्सिमम जो देश है उसने किसको अपना मापदंड माना है? जनसंख्या के आकार को माना है। जैसे यहाँ पर जो मेन बातें हैं हम उनको लेकर आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डिस्कस करेंगे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। जनसंख्या के आकार की निचली सीमा, जैसे कोलंबिया में 1500 व्यक्ति हैं, अर्जेंटीना एवं पुर्तगाल में 2000 हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं थाईलैंड में 2500, भारत में वही 5000 है। जो भारत की है सबसे ज़्यादा होगी 5000, जापान में 30,000 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर किन को नगर माना गया है? जहाँ की जनसंख्या इतनी है वहाँ उनको नगर माना गया है। भारत में जनसंख्या के अधिक जनसंख्या घनत्व भी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, कि जो 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया है उसमें कितने लोग निवास करने चाहिए? 400 लोग वहाँ पर निवास करने चाहिए। ये माना गया है कि वो तभी उसको नगर मानेंगे। साथ ही साथ क्या होना चाहिए? गैर कृषि कार्यों में लगी जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है कि वो लोग कृषि ना करते हों। गैर कृषि मतलब जो लोग कृषि कार्यों में नहीं लगे हुए हैं। विभिन्न देशों में जनसंख्या घनत्व अधिक या कम होने की स्थिति में घनत्व वाला मापदंड उसी के अनुरूप बढ़ा या घटा दिया जाता है। उसके बाद है कि जो फिनलैंड है, डेनमार्क है, स्वीडन है, इसमें 250 व्यक्ति हैं। और आइसलैंड में नगर होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या की, जो आइसलैंड है वहाँ पर एक नगर डिक्लेयर करने के लिए उसको कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 300 लोग होने चाहिए। कनाडा और वेनेजुएला की बात करें तो 1000 व्यक्तियों की बात की गई है यहाँ पर। उसके बाद है व्यावसायिक संरचना, कि जो शासन चलाया जाता है, जहाँ
जहाँ से शासन चल रहा है, या फिर जो ऑफिस वगैरह होते हैं उनके आधार पर। जनसंख्या के आकार के अतिरिक्त कुछ देशों में जैसे भारत में प्रमुख आर्थिक गतिविधियों को भी नगरीय बस्तियों में निर्दिष्ट करने के लिए मापदंड माना गया है कि जहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ, आर्थिक में क्या होता है, जहाँ से हमें धन की प्राप्ति होती है, धन से हमें जो लाभ मिलता है उसे हम आर्थिक गतिविधियों में मानते हैं। इसी प्रकार इटली में उस बस्ती को नगरीय कहा जाता है जिसके आर्थिक रूप से उत्पादक जनसंख्या का 50% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। तो इन्होंने भी क्या माना है कि जो 50% जो जनसंख्या है वो किस में होनी चाहिए, कृषि कार्यों में लगी हुई ना हो। भारत में यह मापदंड 75% का रखा गया है, और भारत में जो मापदंड माना गया है वो क्या है, 75% जनसंख्या कैसी हो, वो कृषि कार्यों में नहीं लगी हुई होनी चाहिए। उसके बाद है प्रशासन। प्रशासन में ये क्या होगा कि जहाँ से शासन चलाया जाता है। कुछ देशों में किसी बस्ती को नगरीय बस्ती में वर्गीकृत करने हेतु प्रशासनिक ढांचे को मापदंड माना जाता है। उदाहरण के रूप में यदि भारत में किसी भी आकार की बस्तियों को नगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि वहाँ नगर पालिका, छावनी, बोर्ड या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र सीमित हैं। इसी प्रकार लैटिन अमेरिका के देश हैं, ब्राज़ील और बोलिविया में जनसंख्या का आकार, इन सभी को ध्यान में नहीं रखा जाता है और किसी भी प्रशासकीय केंद्र को नगरीय केंद्र नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर प्रशासन की बात है कि जहाँ पर जो ऑफिस वगैरह होते हैं, जैसे नगर पालिका है, छावनी बोर्ड है, और जहाँ से जैसे ये शासन चला जाए, जैसे हमारा दिल्ली है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, उनको प्रशासनिक नगर माना जाता है। उसके बाद है स्थिति, जो लोकेशन होती है, लोकेशन के आधार पर नगरीय केंद्रों की स्थिति उनके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर देखी जाती है कि उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनके आधार पर भी देखा जाता है। जैसे अवकाश सैरगाह की स्थिति, यहाँ पर क्या है कि हम उन स्थानों को भी इसमें ले सकते हैं। जैसे सैरगाह की स्थिति बोला है कि ऐसे जहाँ पर लोग अपनी छुट्टियों को मनाने के लिए जाते हैं। औद्योगिक नगर हैं, सेना नगर हैं, समुद्री पत्तन है, जहाँ पर जो समुद्री जहाज़ हैं वो आकर रुकती हैं, पत्तन है तो उसको पत्तन नगर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इनके लिए सभी के लिए जो स्थितियाँ हैं वो अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। उसके बाद जो प्राचीन नगरीय बस्तियों की स्थिति, यदि हम प्राचीन नगरों की बात करें तो वहाँ पर जो बस्तियों की स्थिति थी, जल, गृह निर्माण सामग्री एवं उपजाऊ भूमि उपलब्धता पर निर्भर करती थी। प्राचीन टाइम में जो आज के टाइम में जो मापदंड बनाए गए हैं वो पहले के टाइम से भिन्न थे। वहाँ पर क्या स्थिति देखी जाती थी, जल होना चाहिए, गृह निर्माण की सामग्री होनी चाहिए, उपजाऊ भूमि होनी चाहिए, इन सभी की उपलब्धता होती है तो उसको नगरीय बस्ती में कन्वर्ट कर दिया जाता था। और उसके बाद आगे देखते हैं जो नगरीय क्षेत्रों के कार्य हैं कि नगरीय क्षेत्र में क्या कार्य किए जाते हैं। जैसे जो प्राचीन नगर थे और आज के उसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पर नगरीय क्षेत्रों के कार्य हैं। प्राचीन नगर प्रशासन, व्यापार, उद्योग, सुरक्षा एवं धार्मिक महत्व के केंद्र हुआ करते थे। जो प्राचीन नगर थे उनमें क्या था, जहाँ से शासन चलाया जाता है, व्यापार होते हैं, उद्योग धंधे, जहाँ पर बहुत अधिक उद्योग विकसित होते हैं उसे उद्योग नगर कर दिया जाता है। सुरक्षा एवं धार्मिक क्षेत्रों के आधार पर वो केंद्र हुआ करते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, वर्तमान समय में सुरक्षा तथा धर्म का कार्यात्मक विभेदीकरण के रूप में महत्व घट गया है कि धर्म के आधार पर, सुरक्षा के आधार पर इनका जो महत्व है वो कम हो गया है, परंतु कई अन्य कार्य इसी सूची में जुड़ भी गए हैं। कुछ कम हुए हैं तो कुछ दूसरे इसमें जुड़ भी गए हैं। आजकल कई नए कार्य जैसे मनोरंजनात्मक हैं, यातायात, खनन, निर्माण, आवासीय तथा सबसे नवीन सूचना प्रौद्योगिकी आदि कुछ विशिष्ट नगरों में संपन्न होते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि कुछ चीज़ें कम हुई हैं तो कुछ चीज़ें उसमें ऐड भी हुई हैं। इनमें से कुछ कार्यों के लिए नगरीय केंद्रों को समीप के ग्रामीण क्षेत्रों से किसी भी प्रकार के आधारभूत संबंधों की आवश्यकता नहीं होती है कि कोई भी नगर है उसको जो ग्रामीण इलाका है उससे आधारभूत जो रिलेशंस है उनकी ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद आगे देखते हैं प्रशासनिक नगर। जैसे यहाँ पर नगर के जो कार्य हैं उनके बारे में बताया कि ये नगर बहुत से कार्य करते हैं। उसमें जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, शेफील्ड को औद्योगिक नगर माना गया है। शेफील्ड एक नगर का नाम है जिसको क्या माना गया है, औद्योगिक नगर माना गया है, क्योंकि वहाँ पर उद्योग धंधे हैं वो काफ़ी विकसित हुए हैं। लंदन को पत्तन नगर, लंदन को क्या माना गया है, पत्तन नगर माना गया है। चंडीगढ़ को प्रशासकीय नगर,
प्रशासकीय नगर मतलब जहाँ पर हर चीज़ के ऑफिस वगैरह जहाँ होते हैं उसको प्रशासकीय नगर बोल दिया जाता है। बड़े नगरों में विभिन्न कार्यों के प्रकार के कार्य किए जाते, जो बड़े बड़े नगर होते हैं उसमें अलग अलग तरह के काम होते हैं। इसके अतिरिक्त समय के अनुसार नए नए कार्य विकसित होते रहते हैं और टाइम पीरियड के अनुसार क्या क्या होता है, जो नए नए काम होते हैं वो भी विकसित होते रहते हैं। इंग्लैंड के 19वीं शताब्दी के मछली पकड़ने वाले पत्तनों ने अब पर्यटन को विकसित कर दिया है। इंग्लैंड के जो 19वीं शताब्दी के मछली पकड़ने वाले पत्तन थे, जहाँ पर मछलियों को पकड़ा जाता था, उन्होंने अब पर्यटन को विकसित किया है। जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं उन क्षेत्रों के रूप में उसको विकसित किया है। कई प्राचीन बाजार नगर अब विनिर्माण कार्यों के लिए जाने जाते हैं और बहुत सारे प्राचीन नगर ऐसे हैं, प्राचीन बाजार ऐसे हैं जिनको अभी विनिर्माण, जहाँ पर जो प्राथमिक चीज़ें हैं जैसे जो कच्चा माल हमें प्राप्त होता है उससे जो चीज़ें बनाई जाती हैं, विनिर्माण कार्यों को वहाँ पर शुरू कर दिया गया है। नगरों एवं शहरों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। जो नगर और शहर हैं उनको भी अलग अलग आधार पर बांटा गया है। अब यहाँ पर देखते हैं हम प्रशासकीय नगर। जो प्रशासनिक नगर हैं, राष्ट्र की राजधानियाँ, जैसे किसी भी देश की जो राजधानी है जहाँ पर केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, कि जहाँ पर क्या होते हैं देश के जो ऑफिस होते हैं मैक्सिमम, उसको प्रशासनिक नगर डिक्लेयर कर दिया जाता है। जैसे दिल्ली है हमारी, उन्हें प्रशासनिक नगर कहा जाता है। जैसी नई दिल्ली, कैनबेरा, बीजिंग, अदीस अबाबा, वाशिंगटन डीसी एवं लंदन इत्यादि प्रशासनिक नगर हैं। कौन कौन से प्रशासनिक नगर हैं एक बार दोबारा से देख लेते हैं। भारत का कौन सा है, दिल्ली है, कैनबेरा, बीजिंग, अदीस अबाबा, वाशिंगटन डीसी एवं लंदन इत्यादि प्रशासनिक नगर हैं। बाकी क्या हैं, वर्ल्ड के हैं। राज्यों में भी ऐसे नगर हो सकते हैं जिनका प्रशासनिक कार्य प्रशासनिक हो। उदाहरण के लिए विक्टोरिया ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बेनी न्यूयॉर्क में है, चेन्नई तमिलनाडु इत्यादि में है। तो ये क्या हैं, ऐसे हमारे प्रशासनिक नगर हैं। उसके बाद है व्यावसायिक एवं व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर, जहाँ पर व्यापार और व्यवसाय किया जाता है। तो यहाँ देखते हैं कुछ कृषि बाजार कस्बे जैसे विनिपेग एवं कंसास नगर हैं। बैंकिंग एवं वित्तीय कार्य वाले नगर हैं, जहाँ पर क्या है, ये वाले नगर हैं बैंकिंग के लिए वित्तीय नगर मान लिए गए हैं। फ्रैंकफर्ट एवं एम्स्टर्डम है। विशाल अंतर्देशीय केंद्र जैसे मैनचेस्टर एवं सेंट लुइस है। परिवहन के केंद्र जैसे लाहौर, बगदाद, ये क्या है, परिवहन के केंद्र के रूप में, व्यापारिक केंद्र के रूप में इनको बसाया गया है। उसके बाद है सांस्कृतिक नगर। सांस्कृतिक नगर क्या होते हैं, जो धर्म के आधार पर, जैसे तीर्थ स्थान है, जैसे कहीं पर कोई बड़े बड़े मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारा है, चर्च है, तो वो उस चीज़ के लिए फेमस हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं, पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर देखो जो प्रसिद्ध सांस्कृतिक नगर बताए गए हैं, जेरूसलम, मक्का, मदीना, जगन्नाथपुरी, बनारस आदि सांस्कृतिक नगर हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से इनका बहुत महत्व होता है। धर्म के आधार पर इनको क्या बताया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इसके अतिरिक्त जो कार्य नगर करते हैं, जैसे नगरों में जो काम करते हैं, जैसे स्वास्थ्य एवं मनोरंजन, औद्योगिक में क्या हो गया, पिट्सबर्ग एवं जमशेदपुर, यहाँ पर क्या है, जो खनन किया जाता है, खनिजों का खनन है। यहाँ पर ब्रोकन हिल है, धनबाद है, परिवहन के लिए सिंगापुर और मुगलसराय है। ये क्या हैं, ये भारत के सारे जो नगर हैं उनको कार्य के आधार पर बांटा गया है। उसके बाद आगे देखते हैं आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। उसकी जो आकृति है उसके आधार पर जो नगरों को बांटा गया है, स्ट्रक्चर के आधार पर। जैसे एक नगरीय बस्ती, जैसे ये हमने पहले पढ़े थे, रेखीय है, वर्गाकार, तारा के आकार के हैं, अर्धचंद्राकार है। तो ये क्या है, जो उसकी शेप है उसके आधार पर उसको बांटा गया है। वास्तव में किसी भी नगर की आकृति, वास्तुकला, भवनों की शैली वहाँ के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं की ही देन है। विकसित एवं विकासशील देशों के कस्बे एवं नगर उनके विकास एवं नगर नियोजन में कई तरह की भिन्नताएं रखते हैं। जो विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं, उनके जो नगर होते हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है। जो विकसित देश हैं वो क्या करते हैं, सारे अपने जो नगर होते हैं वो प्लान करके बनाए जाते हैं। नगर नियोजन के द्वारा उनको प्लान किया जाता है कि कहाँ पर सीवर की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, जो स्ट्रक्चर होगा घरों का वो कैसा होगा, तो वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। तो यहाँ पर ये योजनाबद्ध तरीके से इनको बसाया जाता है। विकासशील देशों में अधिक नगरों का उत्पत्ति ऐतिहासिक होती है, लेकिन जो विकासशील देश हैं वो जो अधिकतर नगर हैं वो क्या होते हैं, ऐतिहासिक, मतलब प्राचीन टाइम से जो बसे हुए हैं वो नगर हैं।
उनकी आकृति अनियमित है, उनका जो आकार है वो अनियमित है, किसी भी रूप में फैल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे चंडीगढ़ है, कैनबेरा नियोजित नगर है। तो चंडीगढ़ है और कैनबेरा क्या है, नियोजित है, प्री प्लान करके उनको बसाया गया है। बाद में छोटे कस्बे ऐतिहासिक रूप से परकोटे से बाहर की ओर और बड़े नगरीय फैलाव में गैर योजनाबद्ध तरीके से विकसित हुए हैं। और जो बाकी के नगर हैं वो क्या हैं, गैर योजनाबद्ध, मतलब उनको प्लान करके नहीं बसाया गया है। अब यहाँ पर ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।